हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो हम आज द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब से आपको कंसिस्टेंटली डेली मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पे आज एक ओपिनियन पोल होगा, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि आपको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस कब चाहिए, बाय मॉर्निंग चाहिए, बाय इवनिंग चाहिए। और उसमें मेजॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि कब न्यूज़पेपर अपलोड होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है, आफ्टर एडवर्स रिएक्शन अ चेंज इन डोज फ्री कोविड वैक्सीन फॉर ऑल ओनली सेंटर टू प्रोक्योर। तो अभी आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक भाषण दिया था अभी 5 बजे, कल या परसों। तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे किस किस को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इसके अलावा फूड ग्रेन्स की स्कीम को भी एक्सटेंड किया गया था, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। Prime Minister Narendra Modi announced Monday that the center will provide free vaccines to states for inoculation of all above age 18 from June 21। तो 18 से ऊपर जिनकी भी उम्र है उनको 21 जून से फ्री इनोकुलेशन मिलेगा, फ्री वैक्सीन मिलेगी। In an address to the nation, the Prime Minister said the center will buy 75% of the doses from vaccine makers, including 25% of the state quota। तो इसमें यह भी बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सेंटर है वही प्रोकर करेगा 75% ऑफ द डोजेस, जिसमें से 25% जो कि स्टेट कोटा था वो भी सेंटर ही प्रोकर करेगा। और इसके अलावा वो फ्री में भी देगा स्टेट गवर्नमेंट्स को वैक्सीन। नो स्टेट गवर्नमेंट, ही सेड, विल हैव टू स्पेंड ऑन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। ही सेड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स कैन कंटिन्यू टू प्रोकर 25% ऑफ वैक्सीन। तो अब 75% तो सेंटर प्रोकर कर लेगा, इसके अलावा जो 25% है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया है कि आप प्रोकर कर सकते हैं। लेकिन सर्विस चार्ज पे कैप लगा दिया गया है कि 150 पर डोज, उससे ज्यादा प्राइवेट नहीं चार्ज कर सकता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना थी, जो कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब अनाउंस की गई थी, तो उसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि नवंबर तक आपको उसमें 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन मिलेगा। राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्योर थेरेपी बेन टू ट्रेनिंग फॉर पुलिस। तो एलजीबीटीक्यू में देखा गया था कि बहुत सारे लोग क्योर थेरेपी के लिए इंसिस्ट करते थे कि क्योर थेरेपी करा लो तो ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाएगा। तो भी हम देखते हैं, अंडरलाइनिंग दैट सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, द मद्रास हाई कोर्ट ऑन मंडे इश्यूड फार रीचिंग गाइडलाइंस एम्ड एट मेन स्ट्रीमिंग एलजीबीटीक्यूए persons from prohibiting attempts to medically cure persons belonging to the community, to seeking changes in school and university curricula, and recommending awareness programs for judicial officers, police and prison officials। तो अभी ये देखा गया था, ये मानना है मद्रास हाईकोर्ट का कि जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो एसेंशियल पार्ट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और वो राइट टू प्राइवेसी में कवर होता है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में बोला। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रोहिबिट किया है कि कोई भी ये अटेम्प्ट ना करे कि कोई भी एलजीबीटीक्यू पर्सन है तो उसे मेडिकली क्योर किया जाए, जो भी इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस लोगों में होना बहुत जरूरी है कि इसको मेडिकली क्योर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप उसको मेडिकली क्योर थोड़े ना कर सकते हो। तो पहली बात ये, सेइंग एलजीबीटीक्यूआईए पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू हैव प्राइवेसी एंड हैव अ राइट टू लीड अ डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस व्हिच इंक्लूड्स द चॉइस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि राइट टू प्राइवेसी में इंसान के पास ये भी राइट होता है कि वो एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस से अपनी जीवन को व्यतीत करें, साथ ही में उसके पास चॉइस होनी चाहिए अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, जेंडर आइडेंटिटी की, जेंडर प्रेजेंटेशन की, जेंडर एक्सप्रेशन की, एंड चॉइस ऑफ पार्टनर देयर ऑफ द कोर्ट सेट। और ये सारे राइट्स constitutionally protected under Article 21 of the Constitution। तो with the orders prohibiting any attempts to medically cure change the sexual orientation of LGBTQIA people to heterosexual or the gender identity of transgender people to cisgender। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो ये बोल रहा है कि मेडिकली क्योर किया जाएगा तो इसे प्रोहिबिट किया जा रहा है कोर्ट के इस ऑर्डर के द्वारा। और कोर्ट ने बोला कोई भी अटेम्प्ट जो कि मेडिकली क्योर करने की कोशिश कर रहा है किसी भी एलजीबीटीक्यू की सेक्सुअल ओरिएंटेशन और उसे हेट्रोसेक्सुअल बनाने की कोशिश की जा रही है या उसको सिस जेंडर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे प्रोहिबिट लगाती है कोर्ट। और अगर ऐसा कुछ लॉ आता है तो तमिलनाडु इज सेट टू बी द फर्स्ट स्टेट टू बैन कन्वर्जन थेरेपी। तो जो कन्वर्जन थेरेपी होती है एलजीबीटीक्यू में, अगर ऐसा लॉ आता है तो तमिलनाडु पहला स्टेट बन जाएगा ऐसी कुछ पॉलिसी लाने के लिए। अब कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, तो उसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट
ने इसमें डेटा कोट किया है, तो हम देख लेते हैं। बिटवीन April 1 लास्ट ईयर एंड June 5 दिस ईयर, मतलब कोविड का जो पीरियड है, पीरियड दैट सॉ द कंट्री बैटलिंग 2 वेव्स ऑफ कोविड-19, जिसमें से लगभग 3,621 चिल्ड्रंस वर ऑर्फन्ड and 26,176 lost either parent and 274 were abandoned. The National Commission for Protection of Child Right, उनका ऐसा कहना। ये सारी फिगर्स कहाँ से पता चली? तो एनसीपीसीआर का एक पोर्टल है जिसका नाम है बाल स्वराज, वहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज डेटा अपलोड करते हैं, तो वहां से ही पता चला है कि कितने बच्चे ऑर्फन होगा, कितनों ने अपने एक सिंगल पेरेंट को तो खोया ही खोया है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं। ये दिल्ली के बारे में, दिल्ली में अनलॉक हो रहा है वो। अब यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट है, अब वो मालदीव्स के मिनिस्टर बन गए, और इंडिया ने भी मालदीव्स के मिनिस्टर के लिए ही वोट दिया था। और जो टर्किश के प्रेसिडेंट है वो अब उनका टेन्योर खत्म होता है, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट आते हैं। अब हम देखते हैं, इंडिया ऑन मंडे वोटेड फॉर मालदीव्स व्हिच डिफीटेड अफगानिस्तान फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए वोट हुआ और इंडिया ने मालदीव्स के लिए वोट किया था। दो कंटेंडर थे, एक मालदीव्स की तरफ से था, एक अफगानिस्तान की तरफ से था, और इंडिया ने मालदीव्स के लिए वोट किया और मालदीव्स का ही प्रेसिडेंट बना है यूएनजीए में। Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid was elected president of the 76th UNGA with an overwhelming majority. तो 191 बैलेट्स जो कास्ट हुए थे उसमें उन्हें 143 वोट्स मिले हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को 48 वोट से हरा दिया। दिस इज अ पोस्ट हेल्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। तो अब क्या होता है, यूएनजी में बहुत सारी ग्रुपिंग्स है, जैसे एशिया पैसिफिक, अमेरिका, ऐसी ग्रुपिंग्स है, तो उसमें प्रेसिडेंसी अलग अलग रोटेट होती है। तो इस बार एशिया पैसिफिक ग्रुप की चांस थी, और ये 76 सेशन था जिसमें मालदीव्स के मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बनाया गया है। द पीजीएस ऑफिस इज द हाईएस्ट ऑफिस इन द यूएन सिस्टम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली का जो ऑफिस होता है वो हाईएस्ट ऑफिस है, और इसमें ये कलेक्टिव गुडविल होता है 193 यूएन मेंबर स्टेट्स। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू सपोर्टिंग द ऑफिस ऑफ पीजे एज इट हैज कंसिस्टेंटली डन इन प्रीवियस ईयर्स। तो इंडिया ने मालदीव से बहुत पहले ही बोल दिया था कि वो उनके ही सपोर्ट में वोट करेंगे, और तब वहां पर एशिया में कोई कंटेंडर ऐसा दूसरा था भी नहीं। अफगानिस्तान से जो कंटेंडर है वो बहुत लेट आए, और तब तक इंडिया मालदीव को बोल चुका था कि आपको ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए इंडिया ने मालदीव के लिए ही वोट किया है। अब हम आगे चलते हैं। और अभी आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन से थे? तो टर्किश डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन वॉल्कन बॉस्कर इज द आउटगोइंग यूएनजीए प्रेसिडेंट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, G7 अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता होगा G7 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, इंडिया का वेस्ट के साथ कैसे रिलेशंस है, और आगे कैसे वो रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, चाइना हमारे लिए कितनी बड़ी थ्रेट है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अमेरिका अपने आप को कैसे रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है। दिस वीक समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम इन द पिक्चर्स्क्यू कॉर्नवाल रीजन promises to be a definitive movement in the political evolution of the West। तो इस बार ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी वो यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट की थी अपने कॉर्नवाल रीजन में, और इंडिया को भी वहां पर बुलाया गया था। और हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जो कि हमें प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी डिजिटल पार्टिसिपेशन था। तो इट मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द न्यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। अब फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 के बाद ऐसा बोला जा रहा था जो वेस्ट है वो टर्मिनल डिक्लाइन में है, that the West is in terminal decline has been the conventional wisdom। और चाइना है उसने बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन किया है और वेस्ट टर्मिनल डिक्लाइन में है। और ट्रम्प ईयर्स में हमने ये सब डिविजन को डीपनिंग होते हुए देखा भी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट और जो यूरोप है वो पैंडेमिक को भी अच्छे से डील नहीं कर पाए, और वहां पे डिविजन्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहां पे जैसे लीडरशिप चेंज हुई और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो वो उन्होंने बोल दिया, प्रेसिडेंट बाइडेन हु डिक्लेयर्ड दैट अमेरिका इज बैक, और वो वापस से अपने आप को रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, जैसे कि wants to demonstrate that the collective West is an enduring force to reckon with under renewed American leadership. For Delhi, the G7 summit is an opportunity to expand the global dimensions of India's growing partnerships with US and Europe. अब दिल्ली के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है G7 समिट की, कि जो हमारी पार्टनरशिप है यूएस और यूरोप के साथ हम इसके जरिए बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि यूएस और रशिया भी अपने रिलेशंस ठीक करने की बात कर रहा है, जैसे कि अभी यूएस प्रेसिडेंट जो टूर पे हैं, तो वो अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी जेनेवा में मिलेंगे। तो इन कॉलिंग फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद रशिया, बाइडेन सीम्स रेडी टू टेक अ फ्रेश लुक एट वॉशिंगटन्स फ्रॉड रिलेशनशिप विद मॉस्को। तो अभी जो यूएस और रशिया की जो फ्रॉड रिलेशनशिप है उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं अगर बाइडेन और रशिया
करीब आते हैं और उनके बीच में जैसे मीटिंग हो रही, तो वो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। इफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज वीकेंड द वेस्ट, तो जैसे बोला जाता है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज थी अमेरिका फर्स्ट, तो उससे वेस्ट की जो पावर है वो थोड़ी वीक होती दिख रही है। लेकिन बाइडेन डिटरमाइंड टू स्ट्रेंथन यूएस अलायंसेस एंड ड्रॉ इंडिया इनटू अ न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। लेकिन जो अब न्यू प्रेसिडेंट वहां पर हैं जो बाइडन, वो चाहते हैं कि यूएस अलायंसेस से उनकी जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो और वो इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करें अपने न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर में। The challenges from an increasingly aggressive China, the urgency of mitigating climate change, and the construction of a post-pandemic international order are generating an unprecedented convergence between the interests of India and West. तो इंडिया और वेस्ट के जो इंटरेस्ट है उसमें सिमिलैरिटीज कहाँ कहाँ है, तो हम यहाँ पर पहली सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि एग्रेसिव चाइना, अमेरिका को भी एग्रेसिव चाइना से दिक्कत है, इंडिया को भी एग्रेसिव चाइना से दिक्कत है। दूसरी, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। तीसरी, पोस्ट पैंडेमिक के बाद नया इंटरनेशनल ऑर्डर सेट करने के लिए। ये तीन चीजें जहां पर इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट मिलते हैं। बाइडेन क्विक एलिवेशन ऑफ द क्वाड ब्रिंग्स द यूएस टुगेदर विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। अब जैसे क्वाड है उसमें चार जो कंट्रीज है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान है, तो इससे भी उनके बीच में रिलेशन और स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके अलावा सबका यही मानना है कि फ्री इंडो पैसिफिक होना चाहिए, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं द डिफरेंस दिस टाइम इज द कॉन्सेप्शन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन्स इन्विटेशन टू द लीडर्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया टू ज्वाइन द G7 समिट दिस ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस बार 4 कंट्रीज को इनवाइट किया था G7 के समिट के लिए। तो जॉनसन बेसिकली बिल्ड करना चाहते हैं जो डेमोक्रेसीज है वो आपस में आए एंड हेल्प फाइट एंड बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीनर एंड मोर prosperous future. This includes a strong bilateral strategic cooperation with the US, France, UK as well as the Quad and the trilateral partnership with France and Australia. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिलेशंस कैसे अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके से तो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन चली रहा है। इसके अलावा क्वाड है, ट्राइलेटरल रिलेशनशिप है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। देयर इज नो डाउट दैट द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द एंगेजमेंट विद द यूएस एंड द वेस्ट। अब इससे क्या हो रहा है, इंडिया की रिलेशनशिप यूएस और वेस्ट के साथ तो अच्छी हो रही है, लेकिन इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप जो चाइना के साथ है वो खराब हो रहा है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं जो मिलिट्री क्राइसिस है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे रहें, तो भले ही हमें चाइना से टेरिटोरियल सिक्योरिटी में थ्रेट है, उसके बाद भी इंडिया चाहता है कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोऑपरेशन कर सके चाइना के साथ बहुत सारी फोरम्स के द्वारा, जैसे कि रिक, रशिया इंडिया चाइना फोरम, ब्रिक्स, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका की फोरम। तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन एक चाइना ही ऐसा कंट्री जो नहीं चाहता इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले, ना ही और इंडिया को ब्लॉक भी करता है कि एनएसजी में भी इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो यूएनएससी और एनएसजी इंडिया को कहीं का भी मेंबर नहीं बनने दे रहा है चाइना। एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, दिल्ली को ऐसा लगता था जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उस समय 1992 में कि बीजिंग उसका नेचुरल पार्टनर है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में, क्योंकि उस समय 1992 में सबको यूएस से थ्रेट लग रहा था। लेकिन अभी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि चाइना ही हमारा ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल है अगर हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो। If in the past Delhi resented the Western tilt towards Pakistan on the Kashmir question, it is China today that rakes up the Kashmir question in the UNSC. तो आज UNSC में जो भी क्वेश्चन कश्मीर के लिए उठता तो वो चाइना ही होता सबसे पहले इंटरनेशनल फोरा पे कश्मीर का इशू उठाने के लिए। इंडिया इज रिलाइड ऑन वेस्टर्न सपोर्ट टू फेंड ऑफ चाइनाज एफर्ट। तो अभी इंडिया को ये कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज ना हो इतना ज्यादा, तो उसके लिए इंडिया को वेस्टर्न सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 1992 के बाद हमें ऐसा लगता था कि चाइना हमारा नेचुरल अलाय होगा जो कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हेजेमनी है उसको ब्रेक करने के लिए यूजफुल होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वेस्ट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो वेस्ट इज ऑल्सो मोर एम्पैथेटिक देन चाइना ऑन इंडियाज इंटरनेशनल कैंपेन टू कंटेन पाकिस्तान सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये भी देखा गया कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है उसमें भी यूएनएससी में से ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा उसके लिए जो भी रेजोल्यूशन होते हैं तो उसमें भी हमें वेस्ट ही सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हो गया आरसीईपी, इसीलिए इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हमारा चाइना के साथ बहुत ज्यादा डेफिसिट चल रहा था। India is not only reluctant to integrate with China-led Asian economic order, but it is also turning to the West, the US, UK, EU, and others for trade agreements. India is also eager to emerge as a critical node in future supply chains oriented to the democratic world. Although Delhi's China problem has become acute, अब दिल्ली और चाइना की प्रॉब्लम तो चली रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो रशिया है वो चाइना के बहुत करीब हो रहा है। तो मॉस्को हैज मूव्ड क्लोजर टू बीजिंग इन द रीसेंट ईयर्स। इंडिया हैज बीन रिलक्टेंट टू अबैंडन इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज विद रशिया। लेकिन इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते कि रशिया हमेशा से इंडिया का एक बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। That approach had come under stress as US-Russia ties deteriorated rapidly. लेकिन हम देख रहे हैं हमारे US और रशिया के तो टाइज बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो उससे
इंडिया कैच 22 की सिचुएशन में आ जाता है कि वो यूएस की तरफ जाए कि वो रशिया की तरफ जाए। लेकिन अगर अभी हम देख रहे हैं मॉस्को और यूएस के रिलेशंस अच्छे होंगे तो इंडिया एक बैलेंस कर सकता है बिटवीन द सुपर पावर्स या बिटवीन द ग्लोबल पावर्स। The growing convergence of interest between India and the West does not mean the two sides will agree on everything। ठीक है, अभी हमारे वेस्ट और इंडिया के बीच में हम देख रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज पर एग्री हो रहे हैं। कुछ तो होंगे जैसे टेक्नोलॉजी जाइंट्स, जैसे इंडिया जैसे इक्वलाइजेशन लेवी लगाता है तो उससे यूएस को दिक्कत है कि उसकी कंपनीज पर टैक्स लगता है। तो ये सारे अभी भी इश्यूज तो हैं ही। It will surely not be easy translating the broad convergences between India and the West into a tangible cooperation that would require sustained negotiations on converting shared interest। तो अब इंडिया को अपने बैलेंस रखने हैं रिलेशन और किसी से भी अपने रिलेशन डिटोरेट नहीं होने देने हैं। अब हम आगे चलते हैं। यूएस एफडी अप्रूव्स अल्जाइमर्स ड्रग डिस्पाइट डिबेट ओवर एफिकेसी। तो मैं बस आपको इस ड्रग का नाम बताना चाहती हूँ, द ड्रग एडुकेनुमैब विच विल गो बाय द ब्रांड नेम एडुहेल्म। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये अल्जाइमर्स की डिजीज के लिए ये ड्रग अप्रूव किया गया है। बोको हरम चीफ, ये एक इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, उनके चीफ की डेथ हो गई तो नाइजीरिया से। ये बोको हरम आपको पता होना चाहिए कैसा ग्रुप है, तो इस्लामिस्ट ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स असेसेस स्टेट्स इन स्कूल एजुकेशन। तो एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, उसके बारे में हम जानेंगे। द एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स बताई गई है स्कूल एजुकेशन में कैसी है। तो ये स्टेट की परफॉर्मेंस को स्कूल एजुकेशन में असेस करता है बहुत सारे सोर्सेज से डेटा लेके, जैसे कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि एनसीईआरटी निकालता है, इसके अलावा मिड डे मील। इन सारे डेटा से वो ये पता करता है कि कैसी स्टेट की परफॉर्मेंस रही है एजुकेशन में। तो स्टेट को 1000 पॉइंट्स में अक्रॉस 70 पैरामीटर्स स्कोर किया जाता है, जिसको हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, ट्रांजिशन रेट कैसा है, रिटेंशन रेट कैसा है। दूसरा गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसा है। तीसरा इक्विटी कैसी है, डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड लर्निंग आउटकम्स, और उसके अलावा लर्निंग आउटकम्स इन द मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कैसे बच्चा सीख रहा है। तो ये आपको 5 आप याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है। पहला एक्सेस, दूसरा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तीसरा इक्विटी, ठीक है, फिर लर्निंग आउटकम्स। अब हम देखते हैं स्टेट्स आर ग्रेडेड एंड नॉट रैंक टू डिस्करेज द। अब ये नहीं होता कि स्टेट्स को इसलिए रैंक नहीं किया जा रहा है कि एक दूसरे में ये ना हो कि मैं पीछे रह गया, ये वाली नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ वन इंप्रूविंग ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए अंडर परफॉर्मेंस का, इसलिए स्टेट्स को ग्रेड किया जाता है लेवल 1 लेवल 2 ऐसे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द स्टेट्स प्रायोरिटाइज एरिया। मतलब ये इसीलिए इंडेक्स निकाला जाता है ताकि स्टेट्स को पता चले कि वो कहाँ पर उनको इंटरवेंशन की जरूरत है। अब कैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम 10 लेवल पे होता है। लेवल 1 जो कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस होती है, लेवल 2 ग्रेड 1 प्लस 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 मिलता है, उसके ग्रेड 1 प्लस होता है। तो अभी हम देखें तो पीजीआई 2019-20 में कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट ग्रेड में नहीं थे। ठीक है, उसके बाद जो लेवल 1 में तो कोई भी नहीं था। उसके बाद ग्रेड 1 प्लस प्लस में कौन कौन था, तो चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, केरला, इनमें 90% से ज्यादा था और इन्होंने ग्रेड ऑब्टेन किया था 1 प्लस प्लस। ठीक है, और यूटी ऑफ लद्दाख जो कि लोएस्ट ग्रेड में प्लेस था, सिर्फ यूटी ऑफ लद्दाख ही ऐसा था जो कि लोएस्ट ग्रेड में प्लेस था, ग्रेड 7 में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेट्स कहाँ लैक कर रहे थे, तो वो गवर्नेंस के पैरामीटर में सबसे ज्यादा लैक कर रहे थे। तो दिस डोमेन कैरी सेवरल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग टीचर अवेलेबिलिटी, टीचर्स ट्रेनिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। तो गवर्नेंस में बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे। गवर्नेंस में कौन कौन से सब कॉम्पोनेंट्स है, तो जैसे वहां पे टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा पीजे टू accords the highest information to this domain because complies with the indicators here will lead to critical structural reforms in areas ranging from monitoring the attendance of teachers to ensuring a transparent recruitment of teachers and principals. The second area that requires attention, domain for infrastructure की infrastructure नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं 20 states UTs have scored less than 120, मतलब 80% of maximum possible score in this domain। जो बिहार और मेघालय वहाँ पे लोएस्ट स्कोर आया इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में काफी कम स्कोर आया है स्टेट्स का, तो इस पे इंटरवेंशन की जरूरत है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।